Very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Okay. I hope my audio video is clear. Superb, superb. दोस्तों आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं बहुत ही खास हैं एंड उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं एंड आज खुद डॉक्टर साहब आपको बताएंगे हेल्थ के बारे में, राइट। तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अगला 45 मिनट्स बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, जानिएगा। और आज का जो सेशन है वो वुमेन हेल्थ के ऊपर है, राइट। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर अदिति देसाई, राइट। नासिक से हैं डॉक्टर अदिति एंड मकरन देसाई। उनको मेडिकल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और आज उनके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे वुमेन हेल्थ क्यों ज़रूरी है और वुमेन हेल्थ से जो कॉमन इश्यूज हैं उनको हम कैसे नेचुरल तरीके से विद हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। सो डॉक्टर आदिति, ओवर टू यू। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, यू नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही मैम। अनम्यूट योरसेल्फ। ओके मुझे आ, आज फर्स्ट टाइम हुआ कि लैपटॉप से कुछ ऑडियो इशू है। मैं बट पीपीटी, परफेक्ट है। हाँ, मोबाइल से बात करूंगी, पीपीटी लैपटॉप से शेयर करूंगी सर। चलेगा चलेगा, यू कैन ओके, शेयर। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अदिति देसाई एंड हम नासिक से हैं, महाराष्ट्र से हैं। एंड थैंक्स अलॉट अनूप सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी एज अ स्पीकर। आपकी ये सीरीज़ में जो बहुत बढ़िया चल रहा है, और कल का सीरीज़ वाज द अल्टीमेट अल्टीमेट सीरीज़। मैं तो उसको 2-3 बार और सुनने वाली हूँ। उसके बाद ये सेशन लेना है क्योंकि वो इतना डीप था वो। लेकिन आज मैं जो नॉलेज देने वाली हूँ, ये कोई भी कॉमन मैन समझ सकता है, ऐसे बात करने वाली हूँ। मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ पहले। जस्ट अ मिनट। ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करनी है कि जो व्यक्ति एक दिन के लिए बीमार पड़ जाए ना, और सोचो अगर एक सप्ताह के लिए वो बीमार पड़ जाए ना, सबकी हालत घर में खराब हो जाती है। बच्चों की, बड़े की, जो जॉब करते हैं, सबकी सबकी हालत खराब हो जाती है। वो एक व्यक्ति घर में कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। और दुख की बात है कि उस व्यक्ति को वो पता भी है कि मैंने बीमार नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन खुद की तरफ ध्यान नहीं देती। और वो व्यक्ति कौन है पता है? शायद किसी के घर में उसकी माँ हो सकती है, शायद उसकी वाइफ हो सकती है, शायद किसी के घर में वो बहू हो सकती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो रोल है ही है, लेकिन उसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। वो अगर हेल्दी है तो घर में माहौल बना रहेगा, सोसाइटी भी हेल्दी रहेगी। सो अभी मैं करती हूँ शेयर, जस्ट अ मिनट। सर शेयर को ऑप्शन, हाँ, शेयर स्क्रीन पे जाएंगे, हो जाएगा। या ओके। यस, यू कैन क्लिक ऑन द फर्स्ट पेज। यस, ग्रेट। यस, हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन हेल्थ। बहुत बार होता है ना कि लेडीज़ जो चाहे मटेरियलिस्टिक, जैसे साड़ी हो, ज्वेलरी हो, मन चाहे ले सकती, उसके लिए बहुत बहुत कभी कभी हट भी कर देती है। लेकिन उसकी हेल्थ की तरफ वो खुद लापरवाह ज़्यादा है। घर के व्यक्ति तो पता नहीं, लेकिन वो खुद लापरवाह है। नहीं, साड़ी तो वो सबसे महंगी चाहेगी, सबसे अच्छी चाहेगी, लेकिन खाना खाते समय जब कल का बचा हुआ है वो घर में किसी को नहीं देगी, वो खुद ही खाएगी। ये लेडीज़ की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में आज बात करने वाली हूँ। ये स्ट्रॉन्गर वुमन क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर सोसाइटी, ये वाक्य का बहुत अर्थ होता है। लेडीज़ ने मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है।
सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ लेडीज़ सी जेंट्स लेडीज़ फिज़िकली डिफरेंट है, मेंटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ज़्यादा करके लेडीज़ क्यों अलग बिहेव करती है। आज ये चैप्टर आप समझ जाओगे ना तो आप अपने घर में जो लेडीज़ है उनको समझ जाओगे। ये टॉपिक समझे तो लेडीज़ को समझ जाओगे। ओके, सो लेडीज़ में कॉमनली कौन सी डिजीज़ होती है या कौन से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट तो एनीमिया यानी खून की कमी। 10 लेडीज़ में से कम 6 लेडीज़ में ये खून की कमी होती है। ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, पीसीओडी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हार्मोनल इनबैलेंस, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी कमज़ोर रहना, ऑस्टियो अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है। यस, वेट गेन यानी ओबेसिटी, बढ़ा हुआ वज़न, ये भी लेडीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और पता है, जस्ट अ मिनट, ये जो कॉमन हेल्थ इश्यूज जो लेडीज़ में होती है ना, वो ज़्यादा करके उसका रिलेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होता है। वो जो हार्मोन्स होते हैं उससे ज़्यादा होता है। जेंट्स एक बार उनके प्यूबर्टी यानी एडल्ट हो जाते तो उनको हार्मोन्स ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है, लेकिन लेडीज़ का हर साल हार्मोन बदलता है। हर साल जाने दो, हर महीने बदलता है। हर 2-4 दिन में, महीने में कितने बार हार्मोन्स बदलते हैं। जब पीरियड्स आते हैं तब हार्मोन बदलता है। प्रेगनेंसी के टाइम अलग हार्मोन, लैक्टेशन के टाइम अलग हार्मोन, मेनोपॉज यानी पीरियड जब जाते हैं तभी भी हार्मोन्स बदलते। सो इतने बार उसका फ्लक्चुएशन होता है। ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना, इसलिए वो लेडी भी हमेशा फ्लक्चुएट रहती है और घर में माहौल भी वैसा बना रहता है। अगर आपको आपके घर में जो लेडी है उसको अगर आपको हेल्दी रखना है, स्टेबल रखना है, बैलेंस रखना है, तो उसका हार्मोनल बैलेंस रख लेते ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो पहला ये बहुत कॉमन होता है, जेंट्स से भी ज़्यादा लेडीज़ में ये पाया जाता है, वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यानी यूरिन पास करते हुए, पेशाब पास करते हुए अंगार होनी, उसके साथ बहुत बार यूरिन जाने की इच्छा होनी, और जब जाते हैं तो पूरी यूरिन नहीं पास होती है, थोड़ा सा ड्रॉप ही होता है, या फिर यूरिन को बहुत बदबू आनी, ये सारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लक्षण है। और लेडीज़ में ये मेल के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा पाया जाता है। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, ये क्यों होता है? एक तो हाइजीन भी ने, जैसे लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में जो पैड यूज़ किए जाते हैं, फिर वहाँ से अगर वो ज़्यादा देर तक वैसे ही रखे जाते हैं, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए रेगुलरली 2-4 घंटे में पैड बदलना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिजियोलॉजिकल ऐसा क्या चेंज है कि जिसके कारण यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। ये लेडीज़ और जेंट्स ऐसे दो अलग फोटो है। लेफ्ट साइड में आप सामने देखोगे तो लेफ्ट साइड में फीमेल का फोटो है एंड राइट साइड में मेल का। तो पेशाब यानी यूरिन जो कलेक्ट होती है वो ब्लैडर में यानी मूत्राशय में कलेक्ट होती है, और जो निकलती है उसको ओपनिंग बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। तो बीच में एक ट्यूब होती है, यूरिनरी ट्यूब होती है, और ये यूरिनरी ट्यूब जो है वो लेडीज़ में छोटी होती है और वो जेंट्स में बड़ी होती है, लंबी होती है। इसी के कारण, वो छोटी होने के कारण यूरेथ्रल ओपनिंग से जल्दी ब्लैडर में बैक्टीरियल का एंट्री हो जाता है, इसलिए लेडीज़ में टेंडेंसी इन्फेक्शन की ज़्यादा होती है। ओके, और एक बुरी बात ये भी है कि ये इन्फेक्शन ऐसा है, अगर 100 लोगों को हो जाता है तो उसमें
वो ट्रीट भी हो जाता है, एंटीबायोटिक वगैरह लेके वो ट्रीट हो जाता है। लेकिन वो 100 में से 20 लोग ऐसे हैं, 20 लेडीज़ ऐसी है कि जिन्हें वो फिर से 6 महीने के अंदर फिर से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, और ये रिपीटेड होता है, यूरिन इन्फेक्शन रिपीट होता है। अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो ये किडनी के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, किडनी की बीमारी लग सकती है और बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके, तो इस सिम्टम्स तो मैंने कहा है कि यूरिन पास करते हुए अंगार होनी है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होनी है, ज़्यादा पास नहीं होती है, ड्रॉप होती है, बहुत बदबू होती है, और पेल्विक में यानी पेट में और पीठ में कम दर्द होता है। सो हम लोग प्रिवेंशन कैसे करें? क्योर करना अलग है, लेकिन प्रिवेंशन करना भी ज़रूरी है। सो हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे अंडर गारमेंट्स रेगुलरली चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कॉटन के होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम जब क्लीन करते हैं, लेडीज़ क्लीन करते हैं, तो बैक साइड से आगे अगर टिश्यू यूज़ करते हैं या साफ़ भी करते हैं तो पीछे से आगे नहीं साफ़ करना है, आगे से पीछे जाना है, क्योंकि पीछे यानी एनस होता है और वहाँ से भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं। कभी भी वाइप करते समय आगे से पीछे वाइप करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा जब भी यूरिन करने की इच्छा हो तुरंत जाना ज़रूरी है। वो लेडीज़ की टेंडेंसी होती है बस ये 5 मिनट एक रोटी हो जाए, बस ये 5 मिनट टीवी का सीरियल चल रहा है, ये बस ये 5 मिनट करते करते बहुत समय तक यूरिन होल्ड करती है, और ये बहुत हानिकारक होता है। पानी बहुत ज़्यादा पीना ज़रूरी है, और यस, ब्लड शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि जिनकी भी डायबिटीज़ है या शुगर कंट्रोल में नहीं है तो उन्हें यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यूरिन इन्फेक्शन हमने जैसे कहा रिपीटेडली होता है, एंटीबायोटिक देके कवर तो हो जाता है लेकिन वो रिपीट होता है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा बढ़िया सॉल्यूशन है। अदर देन एंटीबायोटिक, जिनको रिपीटेड इन्फेक्शन होता है उनके लिए ये मैं बोलती है ब्लेसिंग है। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे ट्रीट किए हैं कि जिनको रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन होता था, लेकिन ये क्रैनबेरी कैप्सूल विथ डी मोनोस जब देते हैं तो ये रिपीटेड इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। और एक बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है ना, वो जो दर्द होता है, वो जो अंगार होती है, वो सहन नहीं कर पाते तो डॉक्टर के पास भागते हैं, फिर बहुत सारा पानी पीने पड़ता है, 3-4 दिन वो दर्द कम नहीं होता है, फिर सलाइन लगाते तो एक यूरिन इन्फेक्शन वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो अच्छा है कि आप अगर यूटीआई के शिकार हो तो फर्स्ट सॉल्यूशन है क्रैनबेरी कैप्सूल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। दुनिया में इसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी भी इसमें पाई जाती है, और यूरिन इन्फेक्शन के लिए बेस्ट फल है जहाँ जिसका जूस जो विटामिन सी है वो फ़ायदेमंद होता है यूटीआई के लिए। उसके साथ हम ले सकते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि सिर्फ क्रैनबेरी लेने से ही काम हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा तकलीफ है तो उसके साथ हम ले सकते हैं कुरकुमाइन। कुरकुमाइन यानी क्या? हल्दी में जो औषधि गुण धर्म जिसके अंदर होता है, हल्दी इफेक्टिव है, लेकिन हल्दी पूरी नहीं, तो उसके अंदर जो कुरकुमाइन है वो बहुत इफेक्टिव है। और उसके साथ नीम भी ले सकते हैं। कुरकुमाइन और ये नीम है ना, ये बहुत स्ट्रांग एंटीबायोटिक तो है ही है, उसके साथ एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है। इसलिए यूरिन इन्फेक्शन में अगर कुरकुमाइन और नीम भी लेते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ हम एलोवेरा यानी कोरफड जो बोलते हैं वो ले सकते हैं। कोरफड यानी शांत रखता है, जो अंगार होती है ना उसे शांत करता है। सो ये हुआ यूरिन इन्फेक्शन का। आगे हम जाते हैं। मैंने कहा एनीमिया, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, और ज़्यादा करके ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादा करके लेडीज़ को होता है। सो एनीमिया हमने कहा जैसे कि 10 लेडीज़ को चेक करते हो तो 6 लेडीज़ को एनीमिया होता है। 100 में से 60% लेडीज़ एनेमिक होती है।
तो इसके कैसे पहचाना जाए? अगर आपके घर में ये ऐसे कुछ लक्षण चल रहे हैं ना, तो समझ लो कि आपके घर में वो लेडी को एनीमिया है, खून की कमी है। तो क्या क्या है? टायर्डनेस, वो थकी थकी रहती है ना, हमेशा फटीग यानी चिड़चिड़ापन भी होता है, वो थकी रहती है, कभी कभी उसे चक्कर भी आते हैं, बहुत बाल झड़ते हैं, फिर आंखों के नीचे काले धब्बे होते हैं, नाखून हेल्दी नहीं रहते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, और ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूल जाती है, कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी काम कर लो, थोड़ा सा जल्दी चल लो तो तुरंत ही सांस फूल जाती है। और ये सबसे डेंजर कंडीशन है जो बाकी लोगों को भी हैरान कर देती है। ये लेडी, ये ऐसा मूड जब आ जाता है ना लेडी का इरिटेबल, जल्दी गुस्सा आ जाता है, समझ में नहीं आता है, और कभी खुश होती है, कभी दुखी होती है, कभी हंसती है, ये सारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। और इसका रीज़न है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से क्या होते हैं? उसके बहुत सारे फायदे तो है ही है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, हर सेल तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। तो अगर हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन चाहिए तो हीमोग्लोबिन अच्छा होना ज़रूरी है। देखिए, अगर लंग्स तक हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचता है तो ब्रेथलेसनेस होता है, सांस फूल जाती है, दिमाग तक हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो चक्कर से आते हैं, थकान सी होती है। सो ये हीमोग्लोबिन के इम्पोर्टेंस है। कॉजेस क्या है? यस, हमारे डाइट में हीमोग्लोबिन या आयरन जिसमें ज़्यादा हो, अगर वो नहीं लेते तो हमें हीमोग्लोबिन कमी होने की संभावना है। इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, हीमोग्लोबिन क्यों कम है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या हम खाना कम खा रहे, या आयरन सप्लीमेंट ज़्यादा नहीं ले रहे फिर इसलिए एनीमिया है। नहीं, अलग अलग कारण से एनीमिया हो सकता है। इंटेस्टिनल डिसऑर्डर यानी आपकी पाचन संस्था अगर बिगड़ जाती है, आपका हमेशा एसिडिटी होती है, अल्सर्स होते हैं, तो उसके कारण भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। और ये लेडीज़ के लिए हीमोग्लोबिन कम होने का और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, हर महीने 50 ml, कम से कम 50 ml ब्लड लॉस होता है उसका, जब वो मेंस्ट्रुएट करती है, पीरियड्स आते हैं तब। ओके, प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसलिए खून जो है वो पतला हो जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन वो डाउन आ जाता है। सो ये हम बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी किसी के स्टार्ट होती है तब हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा आयरन की कैप्सूल्स हमेशा देते हैं टू प्रेग्नेंट लेडी। क्रॉनिक डिजीज़ यानी बहुत दिनों से चलने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे अल्सर है, कैंसर है, किडनी फेलियर है, डायबिटीज़ है, इसके कारण भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री होता है कि हीमोग्लोबिन कम होता है। और ये 60+ लोग जो रहते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, उनका रिस्क बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन कम होने में। इसलिए हम देखते हैं कि कभी भी 60-65+ लोग होते हैं, उन्हें थकान बहुत जल्दी आ जाती है, उनकी सांस जल्दी फूलती है, तो उनका हीमोग्लोबिन चेक करना बहुत ज़रूरी है। और बुरी बात क्या है, कितना भी आप डाइट में आयरन वाली चीज़ जिसमें आयरन हो वो ले लो, लेकिन सिर्फ 10 से 20% ही आयरन एब्जॉर्ब होता है। आप खाते तो है आयरन, लेकिन वो एब्जॉर्ब अपने शरीर में सिर्फ 20% ही जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहने के चांसेस होते हैं।
प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो खाना ज़रूरी है, फ्रूट्स खाना ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन के साथ साथ यानी आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड फॉलेट जिसमें है वो खाना ज़रूरी है, इसलिए पीनट्स ज़रूरी है। हम लोग बोलते हैं कि गुड़ यानी जैगरी खाना ज़रूरी है, जिसमें B12 है। मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया प्रोडक्ट्स में B12 अच्छा होता है, वो खाना ज़रूरी है। साइट्रस फ्रूट, क्योंकि उस साइट्रस यानी जो खट्टे फल होते हैं वो खाना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें होता है विटामिन सी। और ये विटामिन सी जो होता है, हमने कहा था ना कि सिर्फ 20% आयरन एब्जॉर्ब होता है, लेकिन आपके डाइट में अगर विटामिन सी अच्छा है, साइट्रस फूड अच्छे फ्रूट्स आप खाते हो, टोमेटो है, लेमन है, वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरीज, आंवला, ये सारी चीज़ लेते हो तो आपके डाइट में से जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा बढ़ने वाला है। और सप्लीमेंट में क्या लेना ज़रूरी है? यस, फॉलिक एंड आयरन कैप्सूल्स दोनों लेने ज़रूरी है साथ में। ओके, देन फॉलिक एसिड क्यों? चाइल्ड यानी जब कोई प्रेगनेंसी प्लानिंग करने वाला है, अगर उनके शरीर में, वो लेडी के शरीर में फॉलिक एसिड अगर योग्य प्रमाण में नहीं है तो शायद हो सकता है कि आने वाले बच्चे में बर्थ लेते ही डिफेक्टिव भी हो जाए। तो इसलिए कभी भी प्लानिंग करते हैं कि प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड पहले 3 महीने लेना शुरू कर दीजिएगा। यस, और विटामिन सी यानी आंवला विटामिन, अभी तो अच्छे से विटामिन सी के ओरल स्प्रे भी आए हैं, आंवला है, उससे भी, उसके अंदर भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। सो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या क्या ले सकते हैं? आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, और सबसे उसके साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, उसको अगर हम लोग स्प्लिट करते तो हिम एंड ग्लोबिन होता है। हिम यानी आयरन, तो आयरन तो बहुत बार ले लेते हैं हीमोग्लोबिन कम है तो, लेकिन ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन इज प्रोटीन। तो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो आयरन के साथ प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। यस, और मैंने जैसे कहा ना कि लेडीज़ को समझना है, लेडीज़ को स्टेबल रखना है, बैलेंस रखना है, तो उसका हार्मोन्स समझना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ फीमेल हार्मोन्स है जैसे इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फीमेल हार्मोन होते हैं। तो आज मैं ज़्यादा करके बात करने वाली हूँ इस्ट्रोजन के बारे में। ये इस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है? ओके, ये 10-12 साल से लेके 18 साल तक ये जो बढ़ने का एज है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि लेडीज़ में, गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ती है, अंडर आर्म्स और प्यूबिक एरिया में बाल आने लगते हैं, पीरियड्स आने लगते हैं। ये जो भी होता है ना, उसका रीज़न होता है इस्ट्रोजन हार्मोन्स, और पीरियड्स के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ज़रूरी होता है। ओके, सो बच्चे होने के लिए या पीरियड्स होने के लिए इस्ट्रोजन हार्मोन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके और भी रोल है, जैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना। बोन हेल्थ में भी इस्ट्रोजन का बहुत काम है, क्योंकि ये इस्ट्रोजन हार्मोन जो है, कैल्शियम, हम जो खाना खाते हैं उसमें से कैल्शियम जो एब्जॉर्ब होने का काम है, उसमें भी इस्ट्रोजन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए इस्ट्रोजन बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके बोन्स हेल्दी रखना है तो इस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन रहना इम्पोर्टेंट है। और ये जो लेडीज़ अच्छे मूड में है ना, तो समझ लो कि उसकी इस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल है। स्किन अगर ग्लो कर रही है तो इस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल है। अगर इस्ट्रोजन कम हो जाता है तो मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, स्किन भी डल दिखती है, ड्राई दिखती है। ओके, यस, इस्ट्रोजन प्यूबर्टी यानी जहाँ से पीरियड्स शुरू होते हैं, हर महीने जो पीरियड्स आते हैं, प्रेगनेंसी
होने के लिए इस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों ही ज़रूरी है। मेनोपॉज, ये इस्ट्रोजन हार्मोन जब धीरे 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 कम होने लगता है तो ये मेनोपॉज आता है। ओके, सो एंड फिर पोस्ट मेनोपॉज, ये सारी फेजेस में इस्ट्रोजन इम्पॉर्टेंट है। अगर इस्ट्रोजन लेवल कम हो जाती है तो पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, पीरियड्स के समय ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होता या बहुत कम होता है, ये या सिर्फ ड्रॉप्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कम होता है, इसलिए फिर बोन कमज़ोर होते हैं, हड्डी कमज़ोर होती है, डिप्रेशन आता है, ड्राइनेस आती है। सो इस्ट्रोजन नॉर्मल रखने के लिए क्या लेना ज़रूरी है? तो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 हम लोग जो बोलते हैं डाइट में ओमेगा 3, उसके बारे में आगे बात करने वाली हूँ। ओमेगा 3 लेना ज़रूरी है। और इस्ट्रोजन कम हो जाता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है, इसलिए उसके साथ कैल्शियम भी लेना ज़रूरी है जब इस्ट्रोजन कम होता है। ओके, फीमेल हार्मोन इनबैलेंस, मेंटल, जब इनबैलेंस हो जाता है ना फीमेल हार्मोन तो क्या क्या होता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबल, मूड स्विंग्स, कभी भी रोने लगती है लेडी, फिर स्किन के, हेयर के प्रॉब्लम्स, स्लीप डिसऑर्डर, थोड़ी सी पहली नींद आ जाती है फिर बाद में सोती नहीं है और सामने वाले को भी सोने नहीं देती, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू होते हैं, कभी कभी फूड क्रेविंग, स्वीट खाने की इच्छा होती है, जंक फूड खाने की इच्छा होती है, पीरियड के प्रॉब्लम होते हैं, बच्चे न होना, ये भी प्रॉब्लम होता है, मसल और बोन वीक हो जाते हैं, जॉइंट्स कमज़ोर हो जाती है, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी का टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशंस होता है, कभी ठंडी लगती है, कभी पसीना आता है और पसीनों को बदबू भी आती है और बहुत सारा प्यास भी लगती है। ये सारे लक्षण हैं ये फीमेल हार्मोन इनबैलेंस होने के। ओके, सो यस, आजकल हम सुनते हैं कि पीसीओडी पीसीओडी पीसीओडी, बहुत बार क्या होता है ना कि इन्हें बच्चे नहीं हो रहे, तब जाके चेकअप होता है, तब जाके समझ में आता है कि वो लेडी को पीसीओडी की वो शिकार है। लेकिन ये पीसीओडी कब होता है? जब पीरियड शुरू हो जाते हैं तभी समझ में आता है कि इसे पीसीओडी है। तो पीसीओडी क्या है उसके लिए मैं एक वीडियो चलाना चाहती हूँ सर, लेकिन शायद मेरे यहाँ पे ऑडियो है कि नहीं मुझे पता नहीं, प्लीज़। हाँ मैम, ऑडियो आ रहा है। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें महिला के शरीर में पुरुषों वाले हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं। इसके चलते पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, ऐसा भी हो सकता है कि महीनों तक पीरियड्स हो ही ना। इस वजह से ओव्यूलेशन भी ठीक से नहीं होता, यानी पीसीओडी से गुजर रही महिला के लिए कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर में मेल हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से कई महिलाओं के शरीर पर ज्यादा बाल आने लगते हैं। कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उगाते हैं तो कुछ को मुहासे आने लगते हैं, कुछ के बाल झड़ने ज्यादा लगते हैं। पीसीओएस को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और ओबेसिटी यानी मोटापे के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। भारत में पीसीओएस के 80% से ज्यादा मरीज ओबीज हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि पीसीओएस की वजह से ओबेसिटी होती है या ओबेसिटी के चलते पीसीओएस। ये कुछ वैसा ही है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। वैसे वजन के अलावा पीसीओएस की कई मरीजों में थायराइड की समस्या भी देखी गई है। ये होता क्यों है इसकी वजह तो साफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर इसके पीछे जेनेटिक कारण होते हैं। फिलहाल इस सिंड्रोम का कोई ठोस इलाज भी मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, बीमारी को नहीं। पीसीओएस की वजह से बढ़े हुए पुरुष हार्मोन शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होने देते। इसके कारण ओवरी कई सारे सिस्ट बना लेती है। ये सिस्ट फ्लूइड से भरी गांठ जैसे होते हैं। अल्ट्रासाउंड जांच में गायनेकोलॉजिस्ट इन्हें देख पाते हैं। जस्ट अ मिनट।
इस पेज आगे नहीं जा रहा। ओके, पीसीओडी इंडिया में, भारत में 100 में से 25 लेडीज़ को पीसीओडी का इशू है। 25 लेडीज़, 100 में से 25 लेडीज़ को ये पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बार क्या होता है कि डायरेक्टली हम जब प्रेगनेंसी लेके ट्राई करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती है तब इसका चेकअप होता है। लेकिन जब पीरियड्स इरेगुलर, घर में बच्ची है, लड़की है, उसके पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो तुरंत ही सोनोग्राफी करना ज़रूरी है। बहुत बार कभी कभी डॉक्टर भी बोल देते हैं, मम्मी या घर के पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि अभी क्या ज़रूरत इसको ट्रीट करने की, बाद में शादी के बाद देखा जाएगा। नहीं, ये अभी ज़रूरी है। अभी नहीं उसे ट्रीट किया तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, आगे जाके बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो समय होते ही उसे ट्रीट करना ज़रूरी है। और एक पीसीओएस सोसाइटी इंडिया की एक स्टडी कहती है कि जो लेडीज़, जितनी भी लेडीज़ है जिन्हों पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पकड़ लो कि 10 लेडीज़ है जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उसमें से सिर्फ 6 लड़कियां होती है। जो ये टीनेज लड़कियां हैं ना, 10 में से 6 लड़कियों को होती है। सो ये बड़े लेडीज से भी ज़्यादा टीनेज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो पेरेंट्स ने इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आगे जाके हम लोग देखते हैं कि पीसीओडी का और शुगर का भी कुछ संबंध है। बाकी के हेल्थ प्रॉब्लम तो है ही, तो ये वीडियो में देखते हैं। आते हैं कि इस डिसऑर्डर के करीब आधे से ज़्यादा मामलों में महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आती है। साथ ही ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालता है, जिसका नतीजा इंसुलिन रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देता है। ऐसे में शरीर पर्याप्त इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन का लेवल ज्यादा होगा तो ओवरीज ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने लगेंगी, जो कि पुरुषों वाला हार्मोन है। कुल मिलाकर आप इस साइकिल में फंस कर रह जाती हैं। समझ में ही नहीं आता है कि इंसुलिन की वजह से पीसीओएस हो रहा है या फिर पीसीओएस की वजह से इंसुलिन बिगड़ रहा है। ऐसे मामलों में डायबिटीज की दवा देकर इलाज किया जाता है। इलाज के बाद अगर महिला कंसीव कर लें तो भी उन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज यानी वो डायबिटीज जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है। बहुत महिलाएं प्रेगनेंसी में अपने ब्लड टेस्ट रेगुलरली नहीं कराती हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो डायबिटिक हैं और घर वाले उन्हें भर भर के घी और लड्डू खिला रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लगातार अपने टेस्ट करवाती रहें। ओके, तो इसका रीज़न अननोन है। हम बोल सकते हैं कि लाइफस्टाइल हो सकती है, खान पीने के आदतें हो सकती है। पीसीओडी की शिकार ज़्यादा करके वो लड़कियां होती है जिन्हें जल्दी पीरियड्स आना शुरू हो गया है। पहले के ज़माने में जैसे 13, 14, 15 साल में पीरियड्स आते थे, लेकिन अभी 10 साल की बच्ची को भी पीरियड्स आने लगे हैं। तो ये भी एक रीज़न है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जेनेटिक भी हो सकता है, यानी हेरिडेटरी जेनेटिक्स, यानी फैमिली में किसी और लेडी को हुआ होगा तो उसे भी हो सकता है। सो सिम्टम्स क्या क्या है? तो पीसीओडी के सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कि पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, कभी कभी तो 2 3 महीने भी पीरियड्स नहीं आते। इनफर्टिलिटी यानी बच्चे ना होना, मिस कैरेज हो जाता है या प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, पीरियड्स के दरमियान बहुत दर्द होता है, अनयूजुअल फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, पिंपल्स बढ़ जाते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर होती है, वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन यानी गर्दन के आजू बाजू भी काला रंग आ जाता है, कलर डार्क हो जाता है,
फिर मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, एक बालों का लेडीज़ का झड़ने की स्टाइल अलग होती है, जेंट्स की अलग होती है। जेंट्स का टक्कल पड़ता है ना, वैसे वो वाला पैटर्न अगर पीसीओडी तो है तो होता है। फिर हेडेक्स होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और कैंसर ऑफ यूटेराइन लाइनिंग का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनके पीसीओडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या पीसीओडी जिनको है उनके वज़न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, सो प्रिवेंशन ने उसके लिए आप कभी भी पीसीओडी के लिए डॉक्टर के पास जाओ तो उनके पास ज़्यादा ट्रीटमेंट है ही नहीं। कुछ पीरियड्स आने के लिए दवा दी जाती, हार्मोन पिल्स, और बस पीरियड्स आ जाते हैं, उतना ही उनके पास है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि पीसीओडी के जो लेडीज़ है ना, उन्होंने अगर एक्सरसाइज शुरू कर दी, हेवी एक्सरसाइज शुरू कर दी, कंपलसरी 4 to 6 किलोमीटर फास्ट वॉकिंग शुरू कर दी और एरोबिक एक्सरसाइज शुरू कर दिया, तो उनके पीसीओडी के तकलीफ़ें धीरे धीरे कम होने लगती है। वेट मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, हेल्दी डाइट रखना ज़रूरी है, शुगर इंटेक लेना ज़रूरी है, कम शुगर लेना चाहिए। लेडीज़ की टेंडेंसी होती है स्वीट खाने की, तो वो कम करना ज़रूरी है। प्रोटीन डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहिए और हाई फाइबर भी। सप्लीमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं? ओमेगा 3 देना ज़रूरी है। जैसे ओमेगा 3 बहुत सारे फूड में आता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अलसी में आता है, फिश में आता है, लेकिन हम पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते, तो ऊपर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरी है, सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। तो सप्लीमेंट में फ्लैक्स ऑयल आता है, क्रील ऑयल आता है। तो ओमेगा 3 क्यों ज़रूरी है? तो वो जो सूजन है उसे कम करता है, जो एग क्वालिटी है फीमेल की वो उसकी क्वालिटी अच्छा रखता है, ओव्यूलेशन अच्छा होता है, जो मेल हार्मोन है उसे कम करने में मदद करती है और हेल्दी प्रेगनेंसी रखने में मदद करते हैं। सो ओमेगा 3 लेना ज़रूरी है। कुरकुमाइन भी पीसीओडी में फ़ायदेमंद होता है, और जो पीसीओडी के कारण पेट में दर्द होता है उसे भी कुरकुमाइन हेल्प करता है। मैं जब 14-15 साल की थी, मेरी फ्रेंड की मम्मी थी, जब भी पीरियड्स आते थे ना, तो हमें वो हल्दी और शहद देती थी, तब हमें पता नहीं चलता था, लेकिन ये पुराने ज़माने भी दिया जाता था। तो अभी कुरकुमाइन हमारे पास है। प्रोटीन, यस, प्रोटीन बढ़ाना ज़रूरी है। मल्टीविटामिन और मिनरल खाना ज़रूरी है। उसके साथ स्पेशली पीसीओडी में एक बहुत फ़ायदेमंद है, वो है शतावरी मैक्स। तो ये शतावरी मैक्स क्या है? शतावरी एक आयुर्वेदिक वनस्पति है, उसके साथ और भी कुछ वनस्पति ऐड की है। ये हेल्प करती है पीरियड्स रेगुलर रखने में, और जो पीरियड्स के आने के पहले जो लक्षण होते हैं ना, कि मूड फ्लक्चुएट होना, ब्रेस्ट में पेन होना, पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स आना, ये सारे लक्षण कम करने में शतावरी मैक्स का बहुत फ़ायदा होता है। देन मेनोपॉज आते समय जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस है, हॉट फ्लश यानी अचानक गर्मी होना, अचानक ठंडी लगना, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, अच्छी नींद ना आना, तो ये वहाँ पे शतावरी मैक्स काम करता है। जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, जिसके कारण अच्छा लगता है, खुश रहते हैं, वो हार्मोन्स सिक्रेट होने के लिए भी शतावरी मैक्स काम करता है। एंड यस, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडी ने नहीं लेना है। लैक्टेटिंग मदर यानी डिलीवरी के बाद दूध देने वाली जो माता होती है, उनके लिए ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों ही बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ शतावरी मैक्स। और एनर्जी लेवल हाई कर देती है, ताकत देते हैं शतावरी मैक्स। ओके, और
डाइजेस्टिव, यस, पाचन संस्था के लिए भी शतावरी बहुत फायदेमंद होता है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद है। सो ये सिर्फ इसका फ़ोटो निकाल सकते हैं, या आप लोगों को पीपीटी आने वाली है। पीसीओडी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो शतावरी मैक्स लीजिएगा, प्रोटीन लीजिए, एलोवेरा लीजिए, फ्लैक्स ऑयल है, मल्टीविटामिन के लिए स्पिरुलिना है, मल्टीविटामिन के लिए अलग सा स्प्रे भी आ जाता है, सिबोक्थन भी है, गैनोडर्मा ले सकते हैं, नोनी ले सकते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसके साथ आयरन भी ऐड कर दीजिएगा। ओके, इसका फोटो ले सकते हो। हाँ, फिर एक कंडीशन है जो लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है कंपैरिजन विथ मेल, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कमज़ोर बोन्स, हड्डी कमज़ोर होना। ओके, ये क्यों होता है? एक तो डाइट तो है ही, और उसके साथ ही वो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, वो भी कारण है। वो कम होने लगता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, 1 of every 2 वुमन ओवर 50, यानी 50 के ऊपर 2 लेडीज़ है, उनमें से एक लेडी को, यानी पकड़ लो 50% लेडीज़ को जो फ्रैक्चर होती है, यानी 100 लेडीज़ है, 100 लेडीज़ को फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें से 50% सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर हुआ है। और हम जब कहते हैं ना कि जब आदमी कमाता है तभी सेविंग कर सकता है, जब रिटायर होता है तब सेविंग नहीं कर पाता। वैसे ही जब बॉडी यंग है तभी ही कैल्शियम का बैंक में सेविंग करना ज़रूरी है। कैल्शियम बोन में कैल्शियम का डिपॉजिट, कैल्शियम सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम इनटेक लेना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या क्या है? तो बैक पेन होना, कमर में दर्द होना, और हम देखते हैं ना बहुत बार नहीं है, हर घर में देखा जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, 50, 60, 70 होने लगते हैं, तो हाइट कम होने लगती है, तो ये भी ऑस्टियोपोरोसिस का ही लक्षण है। कमर में बेंड आ जाता है, ये भी बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मसल में क्रैम्प आते हैं, ये भी एक ऑस्टियोपोरोसिस का ही लक्षण है। रोल ऑफ, सो ऑस्टियोपोरोसिस कहा तो तुरंत ही हम लोग कैल्शियम के बारे में सोचने लगते हैं। यस, कैल्शियम का बहुत इम्पोर्टेंस है ऑस्टियोपोरोसिस न होने में। सो कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होता है, वो ब्लड में भी ज़रूरी है, बॉडी के हर पार्ट में भी ज़रूरी है। कैल्शियम के कारण ही ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्लड यानी खून बहता है, लेकिन ब्लड उसका क्लॉटिंग होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे कैल्शियम ज़रूरी है। नर्व की एक्टिविटी, ब्रेन से जो सिग्नल मिलते हैं, यानी हमने ये क्या करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सेस देना चाहिए, जो वो सिग्नल निकलते हैं, तो वो नर्व से आते हैं हर पार्ट तक। लेकिन नर्व यानी एक कंटिन्यूअस धागा नहीं रहता है नर्व, तो वो बीच बीच में बहुत सारे नर्व जुड़े रहते हैं, और एक नर्व से दूसरे नर्व तक सिग्नल पास करने के लिए कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ट बीट को रेगुलेट करने में भी कैल्शियम का बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बोन्स के साथ साथ दांत भी हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम इम्पोर्टेंट है। मसल्स के लिए भी, हार्मोन्स के लिए भी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ये सब जगह पे कैल्शियम की ज़रूरी है। ओके, तो कैल्शियम कितना लेना ज़रूरी है? एक एडल्ट के लिए कम से कम 1000 से लेके 1200 mg कैल्शियम कंपलसरी है। इतना तो कैल्शियम लेना ही है, मिनिमम डोसेस इतना ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडी में उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है,
ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनमें भी उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, 1200 से लेके 1500 mg तक हो जाती है। पोस्ट मेनोपॉजल जैसे पीरियड जब आना बंद हो जाती है तभी भी कैल्शियम की ऊपर से लेने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि इस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है ना इस्ट्रोजन हार्मोन। तो अभी इस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, इसलिए ऊपर से कैल्शियम इनटेक ज़्यादा लेना ज़रूरी है। ओके हम जो डाइट में कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम किस किस चीज़ से मिलता है तो दूध में से मिलता है, दूध के जो पदार्थ है उससे मिलता है। पालक है, पत्ता गोभी, फ्लावर गोभी बोलते हैं, उसमें कैल्शियम होता है। भिंडी में कैल्शियम होता है। हम कितना भी डाइट में रोज़ कैल्शियम खाने का प्रयत्न करें, ज़्यादा कैल्शियम खाने का प्रयत्न करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिर्फ 500 mg कैल्शियम लेते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1200 mg, 1500 हमारी रिक्वायरमेंट है और हम लेते हैं 500 mg। यानी हर रोज़ हम कम से कम 1000 mg कम कैल्शियम लेते हैं। और एक ग्लास दूध में सिर्फ 125 ग्राम mg, सॉरी ये ग्राम लिखा है, mg कैल्शियम मिलता है और डाइट में मिलता है 500। हम लोग कितना ले रहे हैं, 500 से लेके 600 mg। तो ये बचा हुआ कैल्शियम कहाँ से लेंगे, इसलिए हमें कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। जब दर्द होता है तब नहीं लेना है, पहले ही कैल्शियम की शुरुआत कर देनी चाहिए एज अ सप्लीमेंट। ओके कैल्शियम के साथ हमें लेना है विटामिन D3। विटामिन D3 जो है बोन लॉस को प्रिवेंट करता है। पोस्ट मोनोपॉजल जो ओस्टियोपोरोसिस है उसे भी स्लो डाउन करता है। मसल वीकनेस को भी स्लो डाउन करता है। तो ये जो कैल्शियम है इट इज़ विथ विटामिन डी। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी एक साथ लेते हो तो ज़्यादा फायदा होता है। ये हाइपोथायराइड परेशान हो गए हैं लोग। वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, हाइपोथायराइड। पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, हाइपोथायराइड। ये हाइपोथायराइड है क्या? हाइपो यानी कम, और थायराइड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है कौन से है, T3 T4। थायराइड से जो निकलने वाले हार्मोन्स है T3 T4, ये जब कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन फिर हम चेक करते हैं TSH, T3 T4 तो करते ही, लेकिन उसके साथ करते हैं TSH। तो ये TSH क्या है? ये TSH थायराइड ग्लैंड में नहीं बनता, ये होता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड है, जो गले के वहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है जो T3 T4 सिक्रेट करता है, लेकिन उसने अभी सीक्रेट करना कम कर दिया है, तो TSH बनता है मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो वो वहाँ सीक्रेट होता है, ब्रेन सिग्नल देता है TSH छोड़ के, वो थायराइड को सिग्नल देता है कि आप T3 T4 ज़्यादा सीक्रेट कीजिएगा। तो T3 T4 ज़्यादा सीक्रेट करने के लिए TSH की लेवल बढ़ जाती है। हाइपोथायराइड में क्या होता है, T3 T4 कम होते हैं और TSH बढ़ जाता है, क्योंकि वो थायराइड को स्टिम्युलेट करने के लिए सीक्रेट होता है। ओके थायराइड हाइपोथायराइडिज्म, ये हाइपरथायराइड तो कंट्रोल किया जाता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म थोड़ा सा कठिन होता है। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्या है, साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्या क्या होता है? तो वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, कंटिन्यूस थकान होती है, मसल पेन होता है, मूड फ्लक्चुएशन बहुत होता है, बच्चे न होना, इनफर्टिलिटी होता है, ड्राई स्किन हो जाती है, स्केली स्किन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स बढ़ जाती है, एंड PCOD में भी थायराइड का संबंध है। PCOD एंड हाइपोथायराइडिज्म ये एक दूसरे से भी संबंध रखते हैं।
सो हम हाइपोथायराइड के लिए क्या ट्रीट कर सकते हैं? एक्सरसाइज मस्ट है। जैसे पीसीओडी के लिए एक्सरसाइज मस्ट है, वैसे ही हाइपोथायराइडिज्म के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एरोबिक एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंस है। जहाँ पे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऐसे वाले एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। सो फुट पैचेस आते हैं। कभी भी थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के लिए ट्रीट शुरू करते हैं तो उसके पहले शरीर साफ करना बहुत ज़रूरी है। शरीर की टॉक्सिन्स निकालना ज़रूरी है। ये टॉक्सिन्स ही है जो ये हार्मोन सीक्रेट करने वाले ग्लैंड हैं, उन्हें अच्छे काम नहीं करने देते। तो ये शरीर से गंदगी निकालना ज़रूरी है। तो इसीलिए फुट पैचेस लगाओ। हमने देखा है बहुत बार ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही फुट पैचेस लगा देते हैं और उनके थायराइड लेवल नॉर्मल होते हैं। हर एक के साथ नहीं होते हैं, लेकिन जिनका थायराइड टॉक्सिन्स लेवल ज़्यादा होते हैं उसके कारण हार्मोनल इनबैलेंस होता है, तो वहाँ पे फुट पैचेस बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उसके साथ ये सिर्फ मैं अभी रीड करने वाली हूँ, ओमेगा 3 ज़रूरी है। ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल लेना चाहिए। गैनोडर्मा, नोनी, आंवला, कॉम्बाइटिक यानी उसमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है और उसके साथ साथ प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक भी है। यानी गुड बैक्टीरियाज, और गुड बैक्टीरियाज के लिए जो पदार्थ लगते हैं, खाद्य लगता है, वो ये कॉम्बाइटिक में है। तो मैं जनरली हाइपोथायराइड के लिए कॉम्बाइटिक प्रीफर करती हूँ। स्पिरुला के बदले में आई प्रीफर कॉम्बाइटिक। सो ये हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आने वाला भी है पीपीटी में। यस, और एक तकलीफ है ओबेसिटी, वेट बढ़ना। शहर की जो लेडीज है ना, शहर की बात कर रही हूँ, 100 में से 44 लेडीज ओबेज है, यानी उनका वेट ज़्यादा है, 44% लेडीज का। और मेन के कंपैरिजन में फीमेल की टेंडेंसी 3 टाइम्स ज़्यादा होती है, 3 गुना ज़्यादा होती है। लाइफस्टाइल भी का रीज़न है और उनके डाइट हैबिट भी है और उनका हार्मोन्स भी ओबेसिटी के लिए कारण है। ईटिंग जंक फूड ज़्यादा खा लेती है, स्वीट ज़्यादा खा लेती है, मूवमेंट कम करती है, यानी खाना पकाती है तो लेकिन वो खड़े रह के ज़्यादा होता है। टीवी देखते हैं तो उसमें बैठने वाला काम ज़्यादा हो जाता है। मूवमेंट, आजकल की लेडीज़ की मूवमेंट बहुत कम हो गई है, तो उसके कारण मेटाबॉलिज्म रेट भी लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म रेट कम है तो वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वेट लॉस के लिए क्या क्या करना चाहिए? स्ट्रेस, जिससे स्ट्रेस आए ऐसी चीज़ें या ऐसा माहौल दूर करना चाहिए। और ये बहुत आसान है एक्चुअली। स्ट्रेस जितना जल्दी आता है उसे हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में होता है। जैसे स्ट्रेस आने लगता है ना, आपको जो गाने अच्छे लगते तुरंत वो सुन लो, 5 मिनट में कम हो जाता है, लेकिन वो लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाते तो वो स्ट्रेस कंटिन्यूस चलते रहता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ते हैं। तो हमें स्ट्रेस अवॉइड करना है, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड बंद करना है, स्वीट कम करना है। बैड हैबिट्स अगर है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ड्रिंकिंग की आजकल अर्बन यानी शहर में ड्रिंकिंग की हैबिट्स बढ़ गई है, अल्कोहल ड्रिंकिंग में बोलती हूँ, तो वो कम करना या बंद करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना चाहिए, टीवी अवॉइड करना चाहिए। टीवी देखते हैं तो टीवी देखते समय ज़्यादा बैठा जाता है और वे अच्छी बात नहीं है। और ज़्यादा करके कहीं पे भी जाना है ना, तुरंत ही रिक्शा, तुरंत ही व्हीकल नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा चल के फिर व्हीकल यूज़ करो, थोड़ा सा चलना ज़रूरी है। ओबेसिटी यानी वजन बढ़ना है, पहले उसका कारण क्या है? डायरेक्टली ओबेसिटी का ट्रीटमेंट कभी भी शुरू मत कीजिएगा, उसका पहले कारण ढूंढ के निकालो। शायद हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, शायद पीसीओडी हो सकता है, शायद आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, शायद आपके डाइट हैबिट्स हो सकते हैं। तो पहले रीज़न ढूंढ के निकालो और उस हिसाब से पहले, अगर पीसीओडी है तो वो ट्रीट कीजिए, अगर हाइपोथायराइडिज्म तो वो ट्रीट कीजिए। और हमारे पास एक वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा सा प्रोग्राम है, एक वेस्लिम कैटेगरी करके आती है, उसमें आता है वेस्लिम कैप्सूल, जो हमें
हम ले सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर इन्होंने वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम विथ वेस्लिम नहीं करना चाहिए। आपका वो होने दीजिए पूरा, और फिर उसके बाद वेस्लिम का पूरा कैटेगरी ले सकते हैं सीरीज। तो उसमें आता है वेस्लिम कैप्सूल्स। वेस्लिम कैप्सूल्स फैट को जलाने का काम करती है, उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी बढ़ाती है। उसके साथ साथ जो हंगर ने विकृत भूख जो लगती है ना, वो कम करने में भी वेस्लिम कैप्सूल हेल्प करती है। उसके साथ हमें लेना है, लेकिन वेस्लिन कैप्सूल लेना है खाना खाने के आधा घंटे पहले। उसके साथ हम लोग ले सकते हैं वेस्लिन टी। आपकी रेगुलर चाय बंद कर दीजिएगा और वेस्लिन टी ले सकते हैं। खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद अगर वेस्लिन टी लेते हो तो उसका असर ज़्यादा होता है, वो मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देती है। जो खाने खाने के बाद थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो डाउन हो जाता है, फिर से वो बढ़ाने के लिए वेस्लिन टी लीजिएगा खाना खाने के बाद आफ्टर 45 मिनट्स। और वेस्लिन शेक बहुत बार लोग करते हैं, ये रात का जो खाना है ना वो रिप्लेस कर दीजिएगा। जस्ट अ मिनट, प्लीज़ होल्ड कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। यस, घर में करते हैं तो घर की चैलेंजेस। ओके, वेस्लिन शेक, ये शेक ऐसा है ना कि एक डाइट में जितना प्रोटीन होना चाहिए, जितना विटामिन मिनरल्स होना चाहिए, वो एक शेक में होता है। एक टाइम का जो शेक लेते हैं उतना उसमें होता है। सो रात का खाना स्किप करके उसके बदले में आप वेस्लिन शेक लीजिएगा। और बीच में जो भी भूख लगती है तो छाछ पीना बहुत अच्छा है। कुछ फल है जैसे अनार बोलते हैं, एप्पल है, ये फल ज़्यादा ले सकते हैं। टोमेटोज़ है, ककड़ी है, बीच बीच में भूख लगती है तो ये आप ले सकते हो। इसका एक पूरा प्रोग्राम ही है, लेकिन कभी वेट लॉस का जब डिटेल में होगा तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यस, और वेस्लिन के साथ साथ आप फ्लैक्स ऑयल यानी ओमेगा 3 फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल भी ले सकते हो, या लेना ही चाहिए। ओमेगा 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेट कम करने में। और कॉम्बायोटिक, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के लिए। टॉक्सक्रीन, यस, ये एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है कि जिनका वेट डाइजेशन के कारण है, इनडाइजेशन, पचन अच्छा होता नहीं है, उसके कारण वेट बढ़ रहा है, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि वेस्लिन के साथ साथ आप टॉक्सक्लीन भी ऐड कीजिएगा। यस, नेक्स्ट स्टेज आती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या लेना ज़रूरी है? बहुत बार ऐसे लगता है ना कि प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तो कहती हूँ प्रेगनेंसी ट्राई करने के पहले ही सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि खेती वाली यानी कुछ भी उन्हें खेती करनी है, जो भी अनाज लगाना है तो उसके पहले वो खेती की मरम्मत करते हैं, फिर वो जो बीज है वो लगाई जाती है। वैसे ही पहले शरीर की मरम्मत कर लो और फिर प्लानिंग करो प्रेगनेंसी की। लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद क्या लेना ज़रूरी है वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में प्रेग्नेंट लेडी में बढ़ जाती है। आयरन, उसके साथ आयरन एंड फॉलिक लेना ज़रूरी है। कैल्शियम लेना ज़रूरी है। ओमेगा 3 3rd मंथ के बाद शुरू कर दीजिएगा। एंड कोलेस्ट्रम यानी गाय की डिलीवरी के बाद जो हेवी, तुरंत ही हैवी थिक सा स्टिकी सा जो मिल्क निकलता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम।
सो ये बहुत अच्छा होता है, तो आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी लेडीज़ को दे सकते हैं। यह है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। टाइम कम है तो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट जाने वाली हूँ। ये पीपीटी मिलने वाला ही है वैसे भी। फीमेल इनफर्टिलिटी, मैं आज इन मेल इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं बात करूँगी। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी जो लेडीज़ जिनको बच्चे नहीं होते वो क्या क्या, पहले तो उनका कॉज ढूंढेगा। कभी कभी ट्यूबल ब्लॉक हो सकते हैं, ट्यूब्स ब्लॉक होती है, तो वहाँ पे डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और भी हार्मोन्स लेवल चेक करने पड़ते हैं, वो कौन से हार्मोन्स कम है उस हिसाब से डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि सारे हार्मोन्स ठीक है, सोनोग्राफी ठीक है, ट्यूब भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मेल के भी स्पर्म रिपोर्ट्स, वो स्पर्म काउंट वो भी ठीक है, सारा कुछ अच्छा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके साथ आप ऐड कीजिएगा प्रोटीन या L-आर्जिनाइन, ओमेगा 3 यानी फ्लैक्स ऑयल, शतावरी मैक्स, एलोवेरा, मल्टीविटामिन स्पिरुलिना या कॉम्बाटिक, कोएंजाइम Q10, वाइटल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए दिया जाता है हमारे ही ग्रुप में, अनूप सर के ही ग्रुप में। डॉक्टर तिवारी जो मैडम है, उनके पास तो इतने रिजल्ट है, इतने रिजल्ट है, इतने घर में उन्हें इसके ये देके खुशियाँ दी है। सो 10-10 साल, 13-13 साल, 15 साल जिनको बच्चे नहीं हुए उन्हें भी हो गए। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है। जो पहले सब सारी टेस्ट करके क्या रीज़न से वो ढूंढ के सब कुछ नॉर्मल है तो उसके साथ ये आप ले सकते हो। यस, प्रोटीन के बहुत सारे रोल्स है। अनूप सर जब बात करते प्रोटीन के बारे में, बहुत डिटेल में बात करते हैं, तो वो सेशन हम लोग अलग से लेंगे। लेकिन लेडीज़ के लिए प्रोटीन में हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। कैंसर से बचने के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर की पॉसिबिलिटी लेडीज़ में ज़्यादा होती है, तो उसके लिए प्रोटीन अगर आपका अच्छा है तो वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फिटनेस के लिए ज़रूरी है। यूट्रस यानी गर्भपिशवी जो बनती है वो मसल से बनती है, और मसल्स बनते हैं प्रोटीन से। सो हर जगह पे प्रोटीन 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 ही है। अगर किसी को मुझे कोई पूछेगा ना कि सबसे पहले सप्लीमेंट में क्या देना ज़रूरी है, तो मैं सबसे पहले प्रोटीन ही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जितनी मात्रा में हमने प्रोटीन लेना चाहिए उतना डाइट में नहीं मिलता। इसका टेबल कभी आपको सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। ओके, मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ। उसके साथ ओमेगा 3 का फीमेल, ओमेगा 3 के तो ओमेगा 3 के ऊपर एक किताब ही है, बहुत बड़ी किताब ही आप मिलती है। इतना बड़ा इतना इम्पोर्टेंस है ओमेगा 3 का। लेकिन फीमेल से रिलेटेड क्या है वो मैं बोलती हूँ। जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं तब जो पेन होता है वो कम करने के लिए ओमेगा 3 काम करता है। फर्टिलिटी यानी बच्चे होने के चांसेस बढ़ाता है ओमेगा 3। पीसीओडी के लिए भी ट्रीट करने के लिए ओमेगा 3 फायदेमंद है। रूमाटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस एक अलग है और रूमाटाइड अर्थराइटिस अलग है। रूमाटाइड अर्थराइटिस यानी हिंदी में आम बात कहते हैं, जो आरए टेस्ट की जाती है, और लेडीज़ में ये 3 गुना ज़्यादा होती है। तो रूमाटाइड अर्थराइटिस के लिए भी ओमेगा 3 फायदेमंद है। कमज़ोर हड्डी के लिए भी फायदेमंद है। मूड फ्लक्चुएशन जो चलता है उसके लिए भी अगर ओमेगा 3 लेते हैं। कभी भी मैं अगर ओके ल्यूकेरिया के लिए किया, यस, मैं चैट बॉक्स में बाद में देखने वाली हूँ। मूड फ्लक्चुएशन लेडीज़ के होते हैं ना, कभी भी ऐसा होता है ना, मैं चिड़चिड़ापन में ज़्यादा कर देती हूँ, कभी घर में माहौल बिगाड़ जब देती हूँ ना, तो डॉक्टर देसाई हमेशा पूछते क्या आपने फ्लैक्सल नहीं खाया पिछले 2-3 दिन से, ऐसे पूछते हो। तो मैं प्रोटीन के साथ साथ मैं हमेशा कुछ भी हो जाए, प्रोटीन, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, ये कभी भी मैं अवॉइड नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है घर अच्छा रखना है, शांत रखना है, तो ओमेगा 3 लेना ज़रूरी है। और ओमेगा 3 कैंसर की चांसेस भी रिड्यूस कर देते हैं। और यस, ये माय ओन कैप्सूल,
एक बहुत अच्छा सा सप्लीमेंट लॉन्च हुआ है, बहुत बढ़िया है। उसे बहुत सारे लोग उसे निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे बहुत 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 प्रमोट करती हूँ। पीरियड्स शुरू होने से, यानी जिस उम्र में पीरियड शुरू होते हैं और जिस उम्र पीरियड्स बंद होते हैं, ये पूरा बीच में वाला जितने भी साल है, उस उम्र में, उन सालों में ये माय हर ओन कैप्सूल करके जो सप्लीमेंट है वो लेना ज़रूरी है। ये क्यों है? क्योंकि हम इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि लेडीज़ को फटीग जल्दी आ जाता है, थकान जल्दी आ जाती है, एनर्जी जल्दी लो हो जाती है, गर्मी अचानक, ठंडी अचानक हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। सो इसके लिए जो सप्लीमेंट है वो है हर ओन कैप्सूल। कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है। 6 नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, यानी वनस्पति से जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। 11 मिनरल्स है, 13 विटामिन है, 6 अमाइनो एसिड्स है। ये सारे उनका यहाँ पे अभी इतना समय नहीं है कि ज़्यादा इतना डिटेल बोल पाऊँ, लेकिन 36 इंग्रेडिएंट्स है ये एक कैप्सूल में। 36 इंग्रेडिएंट्स। ओके। सो वो लेने से क्या होता है, लेडीज़ हेल्दी रहती है, फटीग कम हो जाता है, इरिटेशन कम होता है, मूड फ्लक्चुएशन कम होता है, हॉट फ्लशेस कम होता है, पसीना जो आता है वो भी रात में हॉट फ्लशेस जो होता है वो भी कम होता है, तो पसीना भी कम होने वाला है। एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो पीरियड्स के पहले जो तकलीफ़ें होती है वो भी कम करती है हर ओन कैप्सूल। ओके, हेल्दी लेडी के लिए क्या लेना चाहिए? तो प्रोटीन लेना चाहिए, हर ओन कैप्सूल लेना चाहिए, ओमेगा 3 एंड कैल्शियम ये मिनिमम है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमें आयरन ऐड करना ज़रूरी है। ये हर घर के मेल का काम है कि आपका घर का माहौल, आपके घर के जो लेडी है उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ आपको अच्छी रखनी है, तो उन्हें कम से कम ये 4 चीज़ देना ज़रूरी है। प्रोटीन, हर कैप्सूल, ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स ऑयल, krill ऑयल, कैल्शियम, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन। ओके, सो ये पूरा चार्ट है। हम क्या क्या लेना चाहिए फाउंडेशन के लिए, तो मैंने अभी कहा ही। एनीमिया के लिए क्या लेना चाहिए? तो आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी लेना चाहिए। ऑस्टियो अर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द के लिए क्या लेना चाहिए? तो प्रोटीन या कोलेजन ले सकते, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, फ्लैक्स ऑयल। ये कम से कम मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा तो और भी कुछ ले सकते हैं, और भी कुछ सप्लीमेंट्स है वो ज़रूरी है, लेकिन ये मैं कम से कम कह रही हूँ। यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन के लिए क्या है? तो क्रैनबेरी है, कुरकुमिन है, नीम है, एलोवेरा है। पीसीओडी के लिए क्या है? तो प्रोटीन है, शतावरी है, ओमेगा 3 यानी फ्लैक्स ऑयल है, कुरकुमिन है, हर ऑन कैप्सूल वो ऐड कर सकते हो पीसीओडी के लिए। इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए प्रोटीन, शतावरी मैक्स, कुरकुमाइन, ओमेगा 3 मल्टीविटामिन के लिए हर ओन कैप्सूल। प्रेग्नेंट लेडी के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3, कोलेस्ट्रॉल। लैक्टेटिंग मदर के लिए, हाँ, ये शतावरी मैक्स कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को मत दीजिए, देना नहीं है। लैक्टेटिंग मदर यानी जो दूध देती मम्मी है उनके लिए प्रोटीन, ओमेगा 3, शतावरी मैक्स, आयरन, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें दीजिएगा ताकि मदर भी और बच्चा भी हेल्दी रहे। मूड स्विंग, डिप्रेशन, रोना धोना, गुस्सा, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखने हैं, तो प्रोटीन, ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स ऑयल, krill और हर ओन कैप्सूल। मेनोपॉज ने पीरियड जब बंद हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या लेना है? प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, स्पिरुलिना, सिबोक्थन या मल्टीविटामिन का स्प्रे ले सकते हैं। यस, हाँ, वेट कंट्रोल रखना ज़रूरी है, स्ट्रेस मैनेज करना ज़रूरी है, मीठा खाना कम कर दीजिएगा, हार्मफुल केमिकल्स है जिसमें यानी जंक फूड वो कम कर दीजिएगा, एक्सरसाइज रेगुलरली होना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट रखना ज़रूरी है, उसके साथ योगा करते हो तो फ़ायदेमंद है, और पैकेज फूड बंद कर देना चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वुमन कैन कॉन्कर द इम्पॉसिबल।
Yes, sir. With this, I'm done, sir. स्क्रीन आप शेयरिंग ऑफ कर दीजिए. ओके. सो थैंक यू सो वेरी मच. एंड डॉक्टर अदिति, आपने जो बताया मैं समझ सकता हूँ. इसके लिए आपने 2 दिन का पूरा रात दिन एक करके ये प्रेजेंटेशन तैयार की है. सो धन्यवाद. शब्द आपके लिए छोटा. और जितनी नॉलेज दी, लिटरली मैं बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहा था. सो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. और आपकी ये जो आज का सेशन है, इट्स $1 million सेशन, बेस्ट एवर सेशन आई हैव एवर अटेंडेड ऑन वुमेन हेल्थ, लिटरली. और जितने सरल तरीके से आपने बताया, मैं चाहूँगा कि अपनी टीम में इस रिकॉर्डिंग को सप्ताह में एक बार आप जरूर चलाइए. सीपी में चलाएं, जब भी चलाएं. आपका परिवार तो कुछ रहेगा, ना जाने लाखों करोड़ों परिवारों की जो डे टू डे के चैलेंजेस हैं उनको आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. उनका मतलब समझिए मूल मंत्र बता दिया डॉक्टर आदिति मैम आपने. और शायद यस, Yes. सबसे अच्छी चीज तो मुझे पता क्या लगी कि जो घर में चिक चिक पिच पिच होती है, जो मतलब वाकई में मैं अभी तो मैं समझ पाया कि अ, अगर किसी लेडीज को समझना है कि वो उसका ऐसा नेचर क्यों है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, तो उसकी उसके हार्मोनल और उसके बॉडी को, उसकी बायोलॉजी को समझ लें कि किस वक्त लेडीज का कैसा मूड होता है, किस न्यूट्रिशन की वजह से, किस हॉर्मोन्स की वजह से. बिकॉज हम जो भी फील करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी इमोशंस हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दोज केमिकल्स ओनली. उन्हीं हॉर्मोन्स और केमिकल्स की वजह से हमारे अंदर वो फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं. और मेल तो कुछ एक्सपीरियंस करते ही नहीं है, जो मैं समझ पाया. लेकिन फीमेल की लाइफ में माय गॉड कितने सारे हर दिन हर वक्त वो हार्मोन चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर, नेचर, और वो इसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करती है. तो बहुत जबरदस्त. और अगर आपको अपने घर परिवार में सुख और शांति चाहिए, तो जितने भी जेंट्स हैं मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए. आप उनको अपने घर में, अगर आपकी बीवी को हैप्पी चाहिए, खुश चाहिए, तो उनको जो मैम ने बताया, फाउंडेशन सप्लीमेंट प्रोटीन मस्ट है. हर आउन कैप्सूल, मतलब 2 चीजों से मैं रिलेट कर पाया. एक जो मेल का एनर्जी बूस्टर हमने लॉन्च किया है, तो उसका हर आउन और शतावरी मैक्स 2 का कॉम्बिनेशन मिलके वो दी बेस्ट हो सकता है. शतावरी मैक्स और हर आउन अगर हम दे दें, तो वो जो मेल के लिए, ओवरऑल मेल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये फीमेल हेल्थ को टेक केयर कर सकता है. क्या सही बात है मैम? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही बढ़िया. तो जो लोग को लग रहा था, मतलब आप तो लोगों को गिफ्ट दे सकते हैं जो भी आप घरों में जाते हैं. मैं तो बोलूंगा शादी में और नेक में आप जो आप साड़ी या और कुछ भी गिफ्ट देते थे, बेटर है कि आप इस तरीके के गिफ्ट दें जिससे लोगों के घरों में खुशियां आए. और बाकी कुछ लोगों के सवाल थे, जैसे एक पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन था लिकोरिया में, राइट? क्या दे सकते हैं? 2-4 क्वेश्चन थे जो हम ले सकते हैं. तो मैम आप कुछ कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं. सी ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज होता है, उसके पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रीटमेंट से पहले वो क्यों, हाँ, वो क्यों हो रहा है, ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज क्यों हो रहा है. कभी कभी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है. तो इन्फेक्शन यानी फंगल इन्फेक्शन, कैंडिड इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण होता है. तो उस केस में हमें एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है. जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ये कुछ एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं, वो लेना ज़रूरी होता है. उसके साथ साथ कुछ एंटी फंगल टैबलेट्स होती है जो वजाना में इंसर्ट करना होता है, हाँ, वजाना सपोजिटरीज होती है. सपोजिटरी होती है, तो वैसे कंट्रोल कर सकते हैं. और कभी कभी कुछ नहीं है फिर भी ल्यूकोरिया हो रहा है, तो हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोलना भूल गई कि रेगुलर चेकअप लेडीज़ का होना बहुत 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 ज़रूरी है, जिसमें एक फर्स्ट आता है सोनोग्राफी. हर साल में एक बार सोनोग्राफी करनी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी होता है ना, तो एक साल अगर हर साल करते हो तो पहले ही समझ में आ जाता है. कुछ बड़ा होने से पहले ही अगर समझ में आता है तो ट्रीटमेंट हो सकता है. कुछ बड़ा होने के बाद ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल है. सोनोग्राफी हर साल करना ज़रूरी है. कितनी एज के बाद मैम? जैसे 25 के बाद करना चाहिए, एवरी ईयर 30 के बाद? 35-40 जैसे हमें समझ में आता है ना कि हमारा मेनोपॉज 35 के बाद ज़्यादा आइडियली जरूरी है. 35 के बाद साल में एक बार रूटीन चेकअप होना चाहिए. रूटीन चेकअप में 30-35 के बाद ज़रूरी है, लेकिन 35 के बाद यानी जब तक मेनोपॉज होता नहीं है ना, तो करते ही जाओ. और करेक्ट. एक चीज़ लेडीज़ के लिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपका मेनोपॉज हो गया है यानी पीरियड्स आना बंद हो गया है, 1 साल हो गया बंद हो गया है, और उसके बाद अगर आपको फिर से ब्लीडिंग होती है, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है.
अगर Yes, तीन yes. तीन चार चार छह छह महीने के बाद आती है तो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गए पीरियड्स नहीं आए उसके बाद आते हैं तो ये कुछ अलग सिग्नल है। तो इसी Malignancy कुछ हो सकती है। यस 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 कैंसर के पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए सोनोग्राफी रेगुलर चेक कीजिएगा। एंड ब्रेस्ट चेकअप पर्सनल लेने खुद भी कर सकते हैं, उसको मैमोग्राफी रेगुलरली करना नहीं है। खुद के चेकअप से या आपके फीमेल जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनके यहाँ जाके चेकअप कर सकते हो। सो सप्लीमेंट में हम क्या दे सकते हैं ल्यूकेरिया के लिए? एक तो आपके डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट है वो लेना ही है। फिर भी कुछ लेडीज है कि कंटिन्यूस शिकार होती है, कभी कभी कॉपर टी बिठाई जाती है, उसके कारण भी ल्यूकेरिया हो सकता है। उसके अलावा अगर ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो जैसे हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन कम करने वाले कौन कौन से सप्लीमेंट्स है? तो सबसे पहले है कुरकुमिन, नीम। Curcumin, cranberry, नीम। हाँ, नीम, क्रैनबेरी। सो कभी भी इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो हमें कुरकुमिन, क्रैनबेरी, नीम दे सकते हैं। कभी कभी हीमोग्लोबिन कमजोरी के कारण भी ल्यूकेरिया होता है तो हमें प्रोटीन और आयरन ले सकते हैं, उसके साथ विटामिन सी भी ले सकते हैं। और यस, वी वॉश आता है पर्सनल हाइजीन के लिए, वो रेगुलरली सोप यूज नहीं करना चाहिए, तो वी वॉश ही यूज करना चाहिए फॉर हाइजीन। यस ठीक सर। है। मैडम, एक सतीश मेहरा जी ने पूछा, मैडम गर्भ पिशवी सूज आहे तर कोड़े सप्लीमेंट देऊ शकतो? मराठी पूछत आहे। सतीश। गर्भपिशवीला सूज आहे। हाँ। सो अगर डॉक्टर ने सिर्फ कह दिया है कि हाँ थोड़ी सी सूजन है, कभी कभी हम लोग रेगुलर चेकअप करते हैं, डॉक्टर के पास सोनोग्राफी रिपोर्ट जाती है तो बल्कि यूट्रस बोलते हैं, उसे थोड़ी बहुत सूजन कहते हैं। तो ये थोड़ा कॉमन भी है आफ्टर प्रेगनेंसी या 30-35 के बाद थोड़ा सा बल्कि यूट्रस होना कॉमन है। लेकिन वो अगर सूजन ज़्यादा है और मेडिसिन में डॉक्टर क्या देंगे, उसके अलावा सप्लीमेंट में क्या देना है? तो पहला है प्रोटीन मल्टीविटामिन के लिए हम हर ओन कैप्सूल दे सकते हैं। उसके साथ ओमेगा 3 के लिए हम लोग फ्लैक्सॉइल या क्रिल दे सकते हैं। कुरकुमाइन भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। सो मैं कुरकुमाइन बहुत प्रमोट करती हूँ हर जगह पे। ट्यूबल ब्लॉक वगैरह जो होते हैं, वो ट्यूबल ब्लॉक के लिए जो ट्रीटमेंट की जाती है तो उसके साथ अगर हम ओमेगा 3 कुरकुमाइन भी ऐड कर देते हैं, नोनी ऐड कर देते हैं, तो उनकी जो ट्रीटमेंट है उसका फायदा डबल हो जाने, ज्यादा फायदा हो सकता है। बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन है, शतावरी को लेने का क्या, किस एज से शतावरी मैक्स दे सकते हैं किसी लेडीज को? किस एज से देना चाहिए? प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक। ये मतलब जब पूरी से पीरियड्स पीरियड्स आना शुरू होते हैं और जब तक बंद होते हैं, पूरा हाँ, ड्यूरेशन। पूरा ड्यूरेशन आप शतावरी मैक्स दे सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं लेना है क्योंकि शतावरी अच्छी है लेकिन उसके साथ कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स है इंग्रेडिएंट्स। जो गर्म है वो नहीं लेना है। लेकिन शतावरी सिर्फ शतावरी है तो ले सकते हैं, लेकिन ये शतावरी मैक्स है। और भी कुछ वनस्पति है जो प्रेगनेंसी में नहीं चलती। हाइपोथायराइड में प्रोटीन नहीं देना है, नहीं देना है? हाइपोथायराइड जो होता है। सर देना है सर। ये लोगों बहुत को गलत फहमी मिसकंसेप्शन रहती है। है क्योंकि ना थायराइड हार्मोन सीक्रेट होने के लिए ही प्रोटीन चाहिए ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ग्लैंड्स ने अच्छा काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए, वो ग्लैंड्स अच्छे काम नहीं करे, T3 T4 अच्छा सीक्रेट नहीं हो रहा है, इसलिए तो TSH बढ़ रहा है ना। अभी एक बहुत कॉमन है मैम कि फीमेल्स में जब तक ब्रेस्ट में सिस्ट या लम्प्स जैसी फीलिंग आती, गठान बन जाती है, उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या देना चाहिए? सी ये कभी कभी आफ्टर डिलीवरी बोलते हैं तो थोड़े से होते हैं, लेकिन अगर उसकी साइज ने चेकअप का आप कभी भी यूट्यूब या आपकी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि इसके चेकअप कैसे करना है। अगर इरेगुलर या नॉर्मल नहीं लग रहा है तो ये डॉक्टर के पास छोड़ दो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डॉक्टर कहते हैं कि नहीं इतना कुछ नहीं है, थोड़ी सी गांठ है, तो हम लोग फिर से वही है कुरकुमाइन, नोनी, गैनोडर्मा, ये जो सूजन कम करने वाली या सेल रिपेयर का काम करने वाली जो चीजें हैं। सेल रिपेयर कौन करता है? नोनी, गैनोडर्मा, कुरकुमाइन करते हैं। तो ये Great. आप ले सकते हो। ओमेगा 3 भूलना नहीं, कुछ भी है उसके अंदर पहले ओमेगा 3 ऐड कर दीजिएगा। एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो आप सभी लोग, आप चाहे उसे फाइब्रॉइड का नाम दें चाहे सिस्ट का, शरीर में कहीं पर भी गठान है,
चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। दीज आर द कॉम्बिनेशन, नोनी नंबर 1, नोनी, गैनोडर्मा, कर्क्यूमिन एंड ओमेगा 3, राइट। और Yes. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डिटॉक्स फुट पैच आप यूज कर सकते हैं, और भी तमाम सारी चीजें, फाउंडेशन है, राइट। मैम कैल्शियम विटामिन डी है, उनके साथ विटामिन डी स्प्रे दे सकते हैं क्या? यस डेफिनेटली, वहां पे डी की मात्रा बहुत कम होती है कैल्शियम में, तो विटामिन डी स्प्रे आप एक बार आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है बॉडी में, अभी तो क्या है ओपीडी खुल जाएगी मुझे मालूम है यहाँ पे। वाटर लास्ट रिटेक्शन, क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन फीमेल्स का, मैं पर्सनली उसकी शिकार थी कि पैरों में पानी, पैरों में भारीपन रहता है, नीचे भारीपन स्वेलिंग है, रहती है, मूवी देखने जाते हैं या ट्रैवल करते हैं तो पैरों में भारीपन, स्वेलिंग आ जाती है। मोटे हो जाते हैं, तो ये वाटर रिटेंशन होता है। और मैंने जब से प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, मेरा ये पैरों का सूजन का प्रॉब्लम कम हो गया, गायब हो गया। और जब ऐसा हो गया कि मैंने ज्यादा दिन भूल भूल नहीं, अगर कहीं चली गई प्रोटीन नहीं लिया, तो मुझे समझ में आता अगर मेरा गैप बढ़ गया तो मेरे पैर की सूजन बढ़ जाती है। सो इट इज प्रोटीन का वो रोल है कि वाटर बैलेंस करना, ये प्रोटीन का रोल है। सो वाटर बैलेंस रिटेंशन के लिए वही है। बाकी के चीजों के लिए कई बार हमें, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू अदिति मैम, आपने इतना समय निकाला, और मुझे मालूम है बहुत मेहनत लगती है इतनी सारी प्रिपरेशन करने के लिए। एक ने तो बोला कि आपने 1 घंटे के अंदर पूरी गायनेकोलॉजी पढ़ा दिया शोएब जी ने बताया, वाकई में आपने इतने अच्छे से बताया। इट्स रियली वी आर ब्लेस्ड कि आपके जैसी लोग हैं हमारे साथ में, और आप इतना सर्व कर रहे हैं टीम के लिए। सो रियली थैंक यू, हार्टफेल थैंक टू यू मैम। एक 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 क्वेश्चन अभी बीच में दिखा कि हिल हिल लेडीज को ना हिल प्रॉब्लम बहुत दुखते हैं, पैर पैर से बतले ने एड़ी, एड़ी का दुख रहा, एड़ी एड़ी दुख बहुत दुखती है। सो सबसे पहले अगर एड़ी दुख रही है तो एक और ये छोटी सी बोन दुख रहे तो यूरिक एसिड चेक कर लीजिएगा। तो रहा। यूरिक एसिड ट्रीट करते तो एड़ी दुखना भी बंद हो जाती है। बाकी तो बोन हेल्थ और इसमें है ही दूसरा दूसरा रीजन मैं बताता हूँ महिलाओं में एड़ी दर्द होने का। सबसे पहले जो फुटवेयर पहनते हैं वो अगर ऊंची हील पहनेंगे और हार्ड पहनेंगे, और ज्यादातर लेडीज लोग घर में नंगे पैर रहते हैं, स्लीपर्स नहीं पहन रहे होते, किचन जाना ये जाना है, वो सबसे बड़ा रीजन होता है पैरों के दर्द होने का, क्योंकि खड़े रह के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सो एक अच्छा स्लीपर जो हो, जो कुशन ठीक हो, वो पहने, ऊंची हील को अवॉइड करें, नहीं तो वो उसकी वजह से फिर L4 L5 वो पूरा सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। सो बॉडी के पोस्चर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यस। ये पहले के जमाने में मिट्टी के घर होते थे ना सर, तो वो शॉक एब्जॉर्ब का काम करते हैं। आजकल की जो टाइल्स है ना वो नहीं करती, तो अगर आप बिना स्लीपर के ये मॉडर्न टाइल्स में घूमते हो तो आपको हमेशा महसूस होगा कि कभी मॉल में चले जाते हो, घर में होते हो, टाइल्स पे घूमते हो तो एड़ी ज्यादा दुखती है। सो कभी भी अच्छा फुटवेयर स्लीपर पहनना इंपॉर्टेंट है। लोकेश जी पूछ रहे हैं प्रोटीन पाउडर लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाएगा? पहले तो कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब, पहले प्रोटीन तो वैसे ही अकाल पड़ा हुआ है, प्रोटीन पाउडर लेने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। जिनको ऑलरेडी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वहां पर प्रोटीन नहीं देना है। सो कुछ चीजों के लिए हमें अपना सामान्य ज्ञान लगाना चाहिए। जब यूरिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो टेम्परेरी प्रोटीन का होल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन बंद नहीं करना है क्योंकि बाकी के प्रॉब्लम बहुत एग्रीवेट हो जाएंगे। विटामिन सी बहुत, यूरिक एसिड बढ़ता है तो विटामिन सी बहुत लीजिएगा, पानी का प्रमाण बढ़ दीजिएगा, यूरिक एसिड कम कीजिए, और प्रोटीन बंद करने से आपका यूरिक एसिड कम नहीं होने वाला है। यूरिक एसिड बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हमारे बॉडी से जो प्रोटीन निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में जोड़ों में डिपॉजिट होने लगता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए टॉक्सक्लीन लीवर हेल्थ मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर देंगे, राइट। और पानी को पीजिएगा, विटामिन सी लीजिए, डिटॉक्स वेट यूज कीजिए, यूरिक एसिड सेटल डाउन। समटाइम्स मेरे ख्याल से नीम भी दे सकते हैं, वंस इन ए डे, ऑल्टरनेट डे या कुछ ऐसा। काम करता है किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ, हाँ किडनी हेल्थ भी काम करता है, बिकॉज वो सारी की सारी चीजें एक्सक्रीटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। यस, लेकिन विटामिन सी का भी इम्पोर्टेंट, एक दो नींबू, विटामिन सी आंवला, विटामिन सी स्प्रे भी यूरिक एसिड के लिए फायदेमंद है। ओके ओके, सो ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आज के इतने वंडरफुल प्यारे सेशन के लिए हम बहुत मतलब वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर आज के इतने वंडरफुल सेशन के लिए, थैंक यू सो मच। और आप यस सभी जितने भी लोगों ने सेशन देखा है, इस सेशन को 2 बार 4 बार 10 बार देखिए, नोट्स बनाइए, एंड यू विल बी द मास्टर इन वुमेन हेल्थ। थैंक यू सो मच। यस सर। यस, आई होप आज बहुत कुछ लर्न किया होगा। कितने लोगों को बहुत अच्छी लर्निंग मिली? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, कितने लोगों को लगा नहीं आज का सेशन दी बेस्ट एवर सेशन, बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत कुछ सीखा आपने, मतलब आपको सोने की खदान दे दी मैम ने। कैन यू इमेजिन, राइट। जो ट्रेनर तुम्हें 6 महीने में सिखाते थे वो मैम ने एक एक दिन के 1 से 1.5 घंटे के सेशन में सिखा दिया, राइट।
सो कैन वी से थैंक्स टू डॉक्टर अदिति मैम, उन्होंने इतना सारा टाइम, इतना सारा एनर्जी, अपना पर्सनल टाइम छोड़ के हम लोगों को दिया। कैन वी से थैंक्स? सो मैम, इतने सारे लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, सो